India's best learning app. वेलकम बच्चों, वेलकम टू दिस क्लासेस ऑफ साइंस। बच्चों हम लोग क्लास 10th के साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी फिजिक्स कर रहे थे और फिजिक्स में हमारा ये 5वां लेक्चर होगा आज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक चीज़ों को पढ़ा है। आई होप आपने उन सारी चीज़ों को समझा, एक एक बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो चलिए आज से शुरू करते हैं ओम्स लॉ। फटाफट हेडिंग लगा लो, ओम्स लॉ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक ऑफ सीबीएसई बोर्ड हमेशा ही इससे क्वेश्चंस पूछती है। ओम्स लॉ क्या है? तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए ओम्स लॉ, इसके बारे में कुछ बातें लिखिए। सबसे पहले लिखो दिस लॉ वॉज गिवन बाई ऑरेग साइमन ओम। उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम इसको बोलते हैं क्या? ओम्स लॉ। अगली बात लिखिए इस लॉ के बारे में, दिस लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप। ये लॉ जो है वो हमको क्या करता है? रिलेशनशिप बताता है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंट करंट एंड रेसिस्टेंस। बच्चों इससे पहले हमने 3 वर्ड देखा हुआ था कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। करंट क्या होता है, हम लोग उसको पढ़ चुके हैं बहुत ही डिटेल से। रेसिस्टेंस क्या होता है, हमने उसको बस देखा है, डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे उसको। बच्चों ओम साहब ने इन तीनों ही चीज़ों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करके दिया था, जो हम आज पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के रूप में। तो अब आप हेडिंग लगाओ लॉ। इन ओम का जो लॉ था वो क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के, मतलब I के, इलेक्ट्रिसिटी के। ये पहली बात हो गई इस लॉ की। दूसरी बात इन्होंने कहा था, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसका मतलब अगर मोर पोटेंशियल आप दोगे तो इसका मतलब है कि मोर इलेक्ट्रिसिटी आप पाओगे। दूसरी तरफ अगर आप लेस पोटेंशियल दोगे तो आप लेस इलेक्ट्रिसिटी पाओगे। ये कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लॉ। यानी ओम्स लॉ का जो पहला पार्ट है वो क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट प्रोवाइड्स टेम्परेचर। लेकिन हाँ, यहाँ एक खास बात क्या है कि टेम्परेचर को आपको रखना पड़ेगा कांस्टेंट, प्रोवाइडेड टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बदल करके रेसिस्टेंस में बदलाव किया जा सकता है, जिस वजह से करंट बदलेगा। लेकिन अगर एक फिक्स टेम्परेचर है तो उस पर जो हमारा करंट है वो डिपेंड करेगा उसके पोटेंशियल पे। ये बात आपको एकदम बढ़िया से ध्यान रखनी है। अब चलो इस चीज को इन्होंने क्या लिखा? V प्रोपोर्शनल टू I। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज किया है R, जो फिर हो जाएगा V इज इक्वल टू I इंटू I टाइम्स R। यानी ओम्स लॉ के हिसाब से ये था ओम्स का लॉ, है ना? ये ओम्स का कंप्लीट लॉ, और उस लॉ में से जो फॉर्मूला निकल कर आया वो ये V इज इक्वल टू I R। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, V इज इक्वल टू आई आर। एक काम करिए, एक नया पेज ले लीजिए, फ्रेश पेज लीजिए, जिसमें हम लोग एक एक करके बारीकी से चीज़ों को देखेंगे। यानी हमने देखा कि V इज इक्वल टू R, जो कि हमने कांस्टेंट लाया था, और उसमें साथ में I। हेयर R इज अ रेसिस्टिविटी कांस्टेंट, आप चाहे तो इसके साथ में लिख सकते हैं। लिखिए वेयर R इज द कांस्टेंट, वेयर R इज द कांस्टेंट, इसी को कहा जाता है क्या? कॉल्ड रेसिस्टेंस। यहाँ पर रेसिस्टेंस, यानी यहाँ जो R है वो कांस्टेंट है, और कैसा कांस्टेंट है? तो रेसिस्टेंस कांस्टेंट है। अब कहोगे सर आपने तो बताया था कि रेसिस्टेंस भी वेरी करता है रियोस्टेट वगैरह में, लेकिन हम लोग बच्चों जिस एक पर्टिकुलर कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, जैसे मान लो कि एक कॉपर का वायर है, तो उस कॉपर के वायर के अंदर का जो रेसिस्टेंस है वो तो फिक्स होगा ना उस वायर के लिए। हाँ, इसका तुम कंपेयर करोगे लोहा के वायर से तो रेसिस्टेंस डिफर होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर इस वायर के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसका रेसिस्टेंस फिक्स रहेगा। और अगर फिक्स रेसिस्टेंस के अंदर में हम करंट जितना प्रोवाइड करेंगे, जितना वोल्टेज देंगे, जितना पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, उतना करंट प्रोवाइड होगा। ऐसा इनके लॉ के हिसाब से हमको पता चलता है। यानी हमारे पास आज एक फॉर्मूला हो गया V इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R, या फिर आप चाहो तो इसमें से R निकाल लो, दैट इज V बाई I, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी निकाल लो, दैट इज V बाई R। तो इन तीनों ही फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है। ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूला को लिखा है, तो मैं कहूँगा कि आप एक अलग पेज पे पहले तो सारे फॉर्मूला को लिखना शुरू करो, क्योंकि फॉर्मूलाज सारा अगर एक जगह रहेगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको हेल्प होगा।
अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो इस पे बेस्ड ये फॉर्मूला आप याद कर लो, V बराबर आई आर, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया, V इज इक्वल टू आई आर। कोई पूछेगा कहाँ से आया ये, तो ओम्स के लॉ से आया। कैसे ओम्स के लॉ से आया, तो कहोगे कि ओम का जो लॉ है वो स्टेट करता है कि V प्रोपोर्शनल टू I, जिसमें हमने इसको R से रिप्लेस किया तो V बराबर आई आर इंटू आई। चलो दूसरी बात, कुछ क्वेश्चंस करके देखो। सबसे पहला क्वेश्चन की इफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको गिवन है 5 एम्पियर का और रेसिस्टेंस आपको गिवन है 10 ओम का। एक्चुअली रेसिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो ओम होता है, जो यूनिट होता है वो ओम होता है। आपको फाइंड करना है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी V। आप कहोगे V इज इक्वल टू I टाइम्स R, मतलब I है 5 और फिर R है 10, दैट मीन्स कि 50 वोल्ट का यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होकर के आ रहा है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकोगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैंने यहाँ पर वोल्ट दे दिया आपको 20 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट का, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है 5 एम्पियर का, रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है, फॉर्मूला वही है V इज इक्वल टू आई आर। आर निकालोगे V बाई आई, V है हमारा 20, I है हमारा 4, दैट मीन्स कि 4 ओम का यहाँ पर क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस यूज किया जा रहा है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इन चीज़ों को आपने समझ लिया है तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं आगे ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। नया इसको फटाफट से जो है सो हटाइए, साफ करिए और नेक्स्ट टॉपिक लगाइए, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का हम लोग वेरिफिकेशन देखते हैं। दरअसल बच्चों वेरिफिकेशन जो होता है वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है। कहने का मतलब अभी हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम एक सर्किट क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमने एक बैटरी लिया, एक बैटरी वैसा लेंगे जिसका हम वोल्टेज बार बार चेंज कर सकेंगे, मतलब बैटरी को चेंज कर सकेंगे, ऐसा हम अरेंजमेंट रखेंगे। बीच में एम्पियर लगा दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक हमारा कोई रेसिस्टेंस है यहाँ पर और इसको डायरेक्टली जो है सो हमने जोड़ रखा है इससे। आप चाहो तो यहाँ पर वो एक वोल्ट मीटर भी लगा लो मेजर करने के लिए वोल्टेज। चलो अब हम देखते हैं क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम इस सर्किट के अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देते हैं 20 वोल्ट का, मतलब जो बैटरी लगाते हैं वो 20 वोल्ट का बैटरी लगा के देते हैं। अगर मेरा बैटरी 20 वोल्ट का है तो हम देखते हैं कि इसके अंदर में से जो करंट पास आउट होता है वो 10 एम्पेयर का करंट पास आउट होता है। और इस वायर का एक खास बात है कि इसमें जो रेसिस्टेंस है, हम देखते हैं कि 20 वोल्ट का करंट जो हम इसमें दे रहे हैं, तो जो 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब देखो बैटरी तुम चेंज कर सकते हो ना, तो तुम जैसे ही इसमें से बैटरी चेंज करोगे और इलेक्ट्रिक करंट रखोगे 10 एम्पियर का, समझ में आ रही है बात, तो जो रेसिस्टेंस हमको मिलेगा वो मिलेगा क्या, R बराबर V बराबर क्या होता है I इंटू आर। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आई। देखो यहाँ पर V क्या है, V है 20, I है 10। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, रेसिस्टेंस 2। अगेन पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा बढ़ाऊं तो अब ये 40 हो गया। जब 40 हो गया तो करंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमने तो पढ़ा है ना ओम्स लॉ में कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये बढ़ के हो जाएगा 20 एम्पियर। और अगेन तुम यहाँ पर जो रेजिस्टेंस निकालोगे वो कितना निकलेगा, V बाई आई मतलब 2 ओम। यहाँ भी 2 ओम और यहाँ भी 2 ओम। अब इसको घटाओ, 20 से घटा करके 5 कर लो। जब तुम वोल्टेज घटा करके 5 कर दोगे करंट भी घट जाएगा और करंट घट के कितना हो जाएगा 2.5। जितना रेशियो से वोल्टेज घटाओगे उतना रेशियो से करंट भी घटेगा यहाँ पर। लेकिन हाँ, उसके बावजूद जब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 5/2.5 ये फिर से सॉल्व होके 2 ओम। इसका मतलब क्या हुआ कि हर ही केस में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस घटाने से इलेक्ट्रिसिटी घट रहा है, लेकिन हर एक बार में जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रह रहा है। यही तो बात बताया था ओम साहब ने। कहोगे सर ये सब डेटा आपको कहाँ से मिला, तो ये डेटा मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई करके, हम मान लो कि लैब में मेरे पास सब चीज़ है, हमने अप्लाई करके देखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से बढ़ता है कि नहीं, घटता है कि नहीं। तो हमने पाया कि हाँ बिल्कुल, अगर हम PD बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, PD घटाते हैं इलेक्ट्रिक करंट घटता है। तो इसका मतलब है कि ओम्स का लॉ 100% वेरीफाई होता है चीज़ों के ऊपर में। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। चलिए उसके बाद NCERT में बच्चों ग्राफ ऑफ ओम लॉ भी दिया हुआ है, तो नेक्स्ट आप लिखिए। उसके बाद देखिए हेडिंग लगाओ ग्राफ ऑफ ओम लॉ। ओम्स लॉ का ग्राफ बना करके देखते हैं। देखो ओम्स लॉ कहता है V प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम रेसिस्टेंस यूज कर लें इसमें कांस्टेंट तो हो जाएगा V बराबर IR। अगर आपसे यहाँ से I पूछा जाए तो आप लिखोगे V बाई R, और अगर आपसे R पूछा जाएगा तो आप लिखोगे V बाई I। इन दोनों रिजल्ट्स को आप याद रखिए। और चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। चलो एक काम करो, एक ग्राफ ड्रॉ करो जिसमें दो चीज़ ले लो, नीचे ले लो आप इलेक्ट्रिसिटी और ऊपर ले लो पोटेंशियल डिफरेंस। तो
तो देखो हम लोग जो नीचे लेते हैं वो हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी को नहीं बढ़ाना है, हम केवल वोल्टेज बढ़ाएंगे। और बगल में हम एक चार्ट ड्रॉ करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं कि एक बारी हमने ऐसा करा कि वोल्टेज हमने दिया 20 वोल्ट का, जैसे ही वोल्टेज हमने 20 वोल्ट का दिया तो जो करंट पास होने लगा उससे 10 एम्पियर का। अगली बार हमने इस पर 30 वोल्ट का वोल्टेज दिया, करंट पास होने लगा 15 एम्पियर का। हमने 40 वोल्ट दिया, करंट पास होने लगा 20 एम्पियर का। हमने 10 वोल्ट किया, घटा करके करंट पास होने लगा 5 एम्पियर का। हर ही केस में रेसिस्टेंस है कितना, 2 ओम का। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो, आप समझो। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ देखो 10, 15, 20 है ना, और ज़्यादा बढ़ाएंगे इसको तो यहाँ पर जाएगा ये 25। अगर हम यहाँ पे 40 को बढ़ा करके 50 कर देंगे, अगर हम इसको 50 कर लेंगे तो ये 25 हो जाएगा। यहाँ देखो वोल्टेज, पहली बारी वोल्टेज कितना था, पहली बारी वोल्टेज था 20, उसके बाद कितना हुआ 30, उसके बाद कितना हुआ 40 और उसके बाद कितना हुआ 50। तो हम देख रहे हैं क्या कि जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं, जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट 10 है तो उस हिसाब से वोल्टेज इसका 20 है, मतलब यहाँ ग्राफ आ रहा है। जब ये 15 हुआ तो 30 हो गया, जब ये 20 हुआ तो यहाँ पर ये 40 हो गया, जब ये 25 हुआ तो ये 50 हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जो है सो इंक्रीजिंग ग्राफ शो हो रहा है। कहाँ से, ओरिजिन से। तो यही है आपका ओम्स लॉ का ग्राफ। आप चाहो तो इसको ऐसे करके डिनोट करके दिखा भी सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस अपने मन से एक आई लेना है, वी लेना है, आर लेना है, उसको ग्राफ पे प्लॉट कर देना है, चीज़ें आपकी समझ में आने लगेंगी। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लॉ के बारे में जो है उसको लिख लीजिए फटाफट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानिए। सबसे पहला लिखो, दोज सबस्टांसेस दैट ओबे ओम्स लॉ। देखो ओम्स के लॉ को सारा सबस्टांस ओबे नहीं करता है, कुछ कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं। जो ओबे करता है हम उसको बोलते हैं क्या, ओमिक कंडक्टर्स। ओम्स लॉ कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स, याद रहेगा आपको। एग्जाम्पल में ले लो मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो इस लॉ को फुलफिल करते हैं। अगली बात, दूसरी बात, जो हमारे नॉन कंडक्टर्स हैं वो इस लॉ को फुलफिल नहीं करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ रही है बात। जैसे अगर हम बात करें एक्सेप्शन में, स्टार लगा लो, एक हम लिखते हैं यहाँ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी वो तो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करता है तो उसको भी ओम लॉ फुलफिल करना चाहिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी तो पास आउट करता है, मतलब ये कंडक्टर तो है, लेकिन ये ओम्स लॉ को फुलफिल नहीं करता है। दैट मीन्स कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है ना, नॉन ओमिक कंडक्टर, एकदम इंपॉर्टेंट, याद रखो। आप लोग ये पढ़ाते नहीं है, लेकिन कभी कभी सीबीएसई से क्वेश्चंस पूछ लेता है। नॉन ओमिक कंडक्टर हम लोग इसको बोलेंगे। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोलाइट, या फिर ये किससे मिलकर बने होते हैं, ये मिलकर बने होते हैं नॉन मेटल्स से। समझ में आ गई बात। चलिए इसके बाद जो सबसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसका हम लोग वेट कर रहे थे इतना देर से, वो आ गया है। हेडिंग लगाओ, रेसिस्टेंस। अब हमको क्या पढ़ना है, हेडिंग लगाइए, रेसिस्टेंस के बारे में। चलो जल्दी से बताओ क्या होता है रेसिस्टेंस, सोचिए किसको कहोगे रेसिस्टेंस। देखो बच्चों, एक्चुअली रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। रेसिस्टेंस क्या है, किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी है जो उससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने से उसको अपोज करती है, रोकती है ना। रेसिस्ट करना मतलब होता है रोकना, रेसिस्ट करना मतलब रोकना। देखो तुम इसको इमेजिन करो, सपोज करो कि गांव में एक पाइप है, उस पाइप के थ्रू पानी बह रहा है। एक पाइप है और उस पाइप के थ्रू पानी बह रहा है। तो उस पाइप में अगर हम जगह जगह पर बैरियर लगा देंगे तो पानी का जो फ्लो है, देखो मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं। सपोज करो ये हमारा पाइप है और इससे होकर के पानी ईजिली फ्लो हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन अगर इस पाइप में हम जगह जगह पर बैरियर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो घट जाएगा ना। उसी बैरियर को, उसी रुकावट को हम बोलेंगे क्या, रेसिस्टेंस। तो आप कहोगे सर कंडक्टर के अंदर में कहाँ से वो बैरियर आने लगा। तो देखो बच्चों, जो भी कोई कंडक्टर है वो किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो जब मटेरियल से मिलकर बना होता है तो उस मटेरियल का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसके रास्ते में आएगा। किसके रास्ते में, करंट के फ्लो होने के रास्ते में, जिससे करंट को फ्लो होने में परेशानी होगी। और करंट एक एनर्जी है, तो उस एनर्जी का कुछ अमाउंट इनसे लड़ने में, इनको हराने में, इनको हरा करके पास आउट होने में ही खर्च हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस एक निगेटिव प्रॉपर्टी है
जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाता है बिना किसी यूज़ के। समझ में आ रही है बात? लेकिन कहीं कहीं हम इसका यूज़ भी करते हैं, ये अलग बात है। कुछ ऐसे अप्लायंसेस भी हैं जिसमें रेसिस्टेंस वाले नेचर का ही यूज़ करके हम काम चलाते हैं, जैसा कि हमारा माइक्रोवेव ओवन हो गया, हमारा हीटर हो गया, गीज़र हो गया, आयरन हो गया, वो पढ़ेंगे हम लोग आगे। रेसिस्टेंस के बारे में एक लाइन लिखो जल्दी से, फटाफट लिखिए। दिस प्रॉपर्टी, इसको साफ कर लो पहले तो, यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है लिखिए रेसिस्टेंस के बारे में। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, दिस नहीं, द प्रॉपर्टी लिखो, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर मतलब मेटल, कंडक्टर that oppose the flow of current through them, जो अपने अंदर से होकर के इलेक्ट्रिसिटी के पास होने के नेचर को रोके, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? रेसिस्टेंस। ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरी बात इसमें लिखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी बात डायग्राम में हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चौथी बात, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। पांचवी बात, इसका जो एसआई यूनिट है वो होता है ओम। ओम साहब के रिस्पेक्ट में ही हम इसको बोलते हैं ओम, लेकिन लिखते समय हम जब इसका सिंबल यूज़ करते हैं तो ये म्यूज़िक के हेडफोन का सिंबल जैसा इसका सिंबल होता है, आप ऐसे इसको बना लीजिएगा, ठीक है ना? समझ में आ गया बात? चौथी बात, रेसिस्टेंस जो होता है इसका करंट के साथ में इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब रेसिस्टेंस का करंट के साथ में 1/, ऐसे कुछ रिलेशन होता है। कहने का मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट में रेसिस्टेंस ज़्यादा है, यानी मोर रेसिस्टेंस है, तो वहाँ जो करंट है वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। रेसिस्टेंस बढ़ाओगे करंट घट जाएगा, और रेसिस्टेंस घटाओगे मतलब लेस रेसिस्टेंस वाला कोई अगर एलिमेंट है तो उससे होकर के जो करंट है वो क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा, ज़्यादा करंट उससे होकर के पास होगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है ना? चलिए, कैसे पता चला सर आपको ये? तो हमको ऐसे पता चला जब हमने ओम्स लॉ के हिसाब से लिखा था V बराबर आई आर, यहाँ से R का फॉर्मूला निकालोगे तो आएगा V बाई आई। अब अगर हम V को मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मान ले कांस्टेंट, तो ये फिर से प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने देखा ना कि हम प्रोपोर्शनल को हटा करके कांस्टेंट लगाते हैं, अगेन कांस्टेंट को तुम प्रोपोर्शनल से रिप्लेस कर सकते हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? R प्रोपोर्शनल टू 1/I। इसका मतलब R बढ़ेगा I घटेगा, I बढ़ेगा R घटेगा, ये बात हमको याद रखना है। चलिए, अब अगर आपसे पूछा जाए कि, ध्यान से देखना इस बात को, चलो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि 1 ओम को डिफाइन करिए, क्वेश्चन हो गया आपका डिफाइन 1 ओम, तो क्या कहोगे? आर के जगह पे 1 ओम लिखो। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, मतलब कि अगर 1 एम्पियर का करंट किसी कंडक्टर से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है वहाँ से पास आउट हो, तो उस कंडक्टर के अंदर में जो रेसिस्टेंस काम कर रहा होगा वो कितना होगा? 1 ओम का होगा। लिखिए इसका डेफिनेशन 1 ओम का। इफ़, थोड़ा सा हम लोग इसको ऊपर कर लें, लिखिए इफ़, साफ ही कर दो इसको पूरा, चलो लिखो इफ़ 1 एम्पियर, इफ़ 1 एम्पियर ऑफ करंट, इफ़ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू a conductor of having potential difference of 1 volt between the terminals या ends between the terminals, then the resistance of that conductor is 1
ओम। इसका मतलब है कि उस केस में जो कंडक्टर का वो रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम का होगा। समझ में आ गई ये बात? चलिए, अगर ये सारी बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गई है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चंस करके दिखाओ जल्दी फटाफट। फॉर्मूला याद है ना रेसिस्टेंस का, क्या होगा, R इज इक्वल टू V बाई आई। एक क्वेश्चन बना करके दिखाओ, लिखो क्वेश्चन, फाइंड रेसिस्टेंस इफ 20 वोल्ट ऑफ करंट पासेस, 20 वोल्ट मान लो दिया हुआ है 20 और करंट दिया हुआ है मान लो 5 एम्पियर। करंट दिया हुआ है, I दिया हुआ है 5 एम्पियर। जल्दी से बताओ क्या होगा, R बराबर V अपॉन आई। V कितना है हमारा 20 वोल्ट, I कितना है हमारा 5 एम्पियर। सॉल्व कर लोगे, दैट मीन्स कि 4 ओम कितना आने वाला है, 4 ओम का जो है सो आपको यहाँ पर रेसिस्टेंस मिलके आता है। चलिए, अब अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो अब हम देखते हैं रेसिस्टेंस आता कहाँ से है। मतलब हेडिंग लगाओगे कॉज ऑफ रेसिस्टेंस, कि रेसिस्टेंस किसी बॉडी के अंदर में आता कहाँ से है, कॉज ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है ना? आप समझिए एक बात, जब किसी कंडक्टर से होकर के करंट पास होता है, आप चाहो तो इस चीज़ को लिख लीजिए कि व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर देन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं उस कंडक्टर के अंदर में। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं कंडक्टर के अंदर में तो वो उसके मटेरियल के साथ में कोलाइड करते हैं, उसके मटेरियल के साथ में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं और टकरा करके अपने एनर्जी को वेस्ट करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो ये जो ड्यू टू वेस्ट ऑफ दैट एनर्जी, वो जो एनर्जी हमारा वेस्ट होता है वो किस वजह से, तो उस बॉडी के अंदर के रेसिस्टेंस के वजह से। तो यानी आपसे अगर पूछा जाए कि रेसिस्टेंस का कॉज क्या होता है तो क्या कहोगे, किसी भी बॉडी के अंदर में, किसी भी बॉडी का बनावट, किसी भी बॉडी कोई भी कंडक्टर का बॉडी जिस मटेरियल से बना हुआ है वही उसके रेसिस्टेंस का कारण होता है। तो मैं इसको खाली छुड़वा देता हूँ, 3 लाइन में आप लिख लेना इस बातों को जो मैंने आपको भी लिखवाया, या चलो लिख ही लो। लिखो व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर देन the electrons flow into them, उनके अंदर क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। नेक्स्ट लिखोगे these electrons collides with the particles या atoms of conductors due to these collision electrons loses their energy. This is the main cause of रेसिस्टेंस। यही हमारे रेसिस्टेंस का क्या है, एक कॉज है। कॉज जानना उतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे कभी भी, ठीक है ना। एग्जाम में क्या पूछता है वो देखो, सीबीएसई क्वेश्चन कैसे पूछेगी, आपसे पूछेगी कि डिफाइन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द रेसिस्टेंस। मतलब हेडिंग लगाओगे नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर में वो कौन कौन सा फैक्टर है जो उसको ज़्यादा अच्छा कंडक्टर बनाता है या ख़राब कंडक्टर बनाता है। आप एक बात समझो, कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को, कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, कोई नहीं होने देता है। जैसे कि सोना हो गया आपका, गोल्ड, या फिर कोई भी मेटल जो अच्छा मेटल है, सिल्वर, आयरन, तो इन सब चीज़ों से होकर के करंट पास आउट हो जाता है। कारण है कि इसमें रेसिस्टेंस कम होता है। समझ में आ रही है बात। लेकिन प्लास्टिक, लकड़ी, नॉन मेटल्स, इनसे होकर करंट पास आउट नहीं होता है क्योंकि इनके अंदर में रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को कम या ज़्यादा करता है, जिस वजह से जो है सो कंडक्टर वो बनता है कि नहीं। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि रेसिस्टेंस। आज हम लोग जो देखने वाले हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस इनसाइड अ कंडक्टर, मतलब हम केवल और केवल कंडक्टर को देखेंगे। आपने पढ़ा है ना कि जैसे देखो चांदी, सिल्वर, वन ऑफ द मोस्ट कंडक्टिंग एलिमेंट,
आपके पास जितने भी कंडक्टर्स हैं उसमें से चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, जबकि इसके रिस्पेक्ट में कॉपर थोड़ा सा कम कंडक्ट करता है, एल्युमिनियम उससे भी कम कंडक्ट करता है, लोहा उससे भी कम कंडक्ट करता है, करता सब है लेकिन लोहा सबसे कम, एल्युमिनियम उससे ज़्यादा, कॉपर उससे ज़्यादा, सिल्वर सबसे ज़्यादा। तो आखिर कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे इन सारे चीज़ों का कंडक्टिविटी डिपेंड करता है? ऐसा क्या चीज़ है जो इन चीज़ों को ज़्यादा कंडक्टर बनाता है या कम कंडक्टर बनाता है? समझ में आ रही है बात? तो ये तो हो गए डिफरेंट कंडक्टर्स के बीच में। कभी कभी क्या होगा ना कि सेम टाइप के कंडक्टर्स भी आपस में, कोई ज़्यादा कंडक्टर होगा, कोई कम कंडक्टर होगा। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कॉपर का। अगर मान लो मेरे पास कॉपर का एक इतना बड़ा वायर है और दूसरे जगह मेरे पास कॉपर का एक बहुत बड़ा वायर है, तो वायर जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन को उतना दूर तक पास होना पड़ेगा, तो उतना ज़्यादा उसका एनर्जी लॉस होना पड़ेगा। यानी लेंथ ऑफ दैट वायर जो होता है वो भी हमारे कंडक्टर को इफेक्ट करता है। मतलब रेसिस्टेंस जो है, लंबा वायर होगा ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, मतलब रेसिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करता है। दूसरी बात, रेसिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है। सपोज करो एक हमारा कॉपर का बहुत पतला वायर है, दूसरी तरफ कॉपर का बहुत मोटा वायर है और दोनों का लंबाई एक जैसा है, उतना ही बड़ा पतला वायर उतना ही बड़ा मोटा वायर। तो अब क्या होगा समझिए आप, जब वायर पतला रहता है तो उसके बीच का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया जब कम होता है, तुम देखो ना, सपोज करो तुम्हारे घर में एक पाइप है और पाइप से पानी बह रहा है, तो पाइप अगर जितना पतला करोगे फोर्स उतना ज़्यादा फील होगा, पानी उतना कम निकलेगा, रेसिस्टेंस उतना बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात? क्रॉस सेक्शन एरिया जितना बड़ा रखोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे एक पाइप है या एक पेन है, इस पेन को बीच से काट दो, बीच से काट देने के बाद ये जो पोर्शन मिलेगा ना, ये पीछे वाला ये इतना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ में आ रही है बात? ये दिख रहा है, ये जो हमारा है ना लास्ट का एंड का ये चौड़ा भाग, इसी को बोलते हैं क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी मान के चलो ना, तुम देखो ये हमारा पाइप था, इस पाइप को हमने बीच से काट लिया, तो ये जो एरिया है यही कहलाता है क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ में आ रही है बात? तो क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा, पाइप जितना मोटा होगा, उतना कम रेसिस्टेंस फील होगा, उतना इजीली पानी फ्लो करेगा। तो वैसा ही फैक्टर्स यहाँ भी हम लोगों को लिखना है। तो चलिए वेरी फर्स्ट सबसे पहला फैक्टर लिखिए, सबसे पहला फैक्टर लिखिए लेंथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसको रिप्रेजेंट करो L से। एक बात समझो, किसी कंडक्टर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा, किसी कंडक्टर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा, हमने पहले भी इस चीज़ को देख रखा है। अगर मान लो कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा कहने का मतलब एक कंडक्टर को इतना बड़ा और दूसरा कंडक्टर बहुत बड़ा, तो जब लेंथ ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा रेसिस्टेंस फील होगा। यानी हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब R प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि मोर ज़्यादा लंबा करोगे, ज़्यादा लंबा वायर बनाओगे तो क्या होगा उसमें, इसको यहाँ लिखो नीचे, ज़्यादा लंबा वायर बनाओगे तो ज़्यादा रेसिस्टेंस फील होगा, अगर छोटा सा वायर बनाओगे तो छोटा रेसिस्टेंस फील होगा। कहने का मतलब घर में बेफालतू का लंबा वायर नहीं देना है, वरना बिजली ज़्यादा खत्म होगा। समझ में आ रही है बात? आप, मैं उसको लाइन बाय लाइन नहीं लिखवाया, डेफिनेशन आप हिंदी में, मतलब डेफिनेशन आप खुद से लिखना कि द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द व्हाट कंडक्टर। इस बात को लिख लेना। समझ में आ गया बात? ठीक है ना? चलो, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। एक बात और समझिए, अगर मेरे सामने कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें रेसिस्टेंस गिवन है R1, इसका लेंथ है L1, ठीक। दूसरी बात, एक दूसरा कंडक्टर गिवन है जिसका रेसिस्टेंस है R2 और इसका लेंथ भी अलग है L2। तो रेसिस्टेंस का जो रेशियो है R1 अपॉन R2 वो इसके लेंथ के रेशियो पे डिपेंड करता है L1 अपॉन L2 पे। तो ये रिजल्ट भी हम लोग कभी कभी यूज़ करेंगे, आप इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। इस केस में हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखा है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखा है। चलिए, याद रखना है इस बात को। अभी मान लो कुछ क्वेश्चंस अगर आपसे करने बोले इस पे बेस्ड, सपोज करो एक क्वेश्चन है ऐसा कि एक लेंथ हमने लिया 2 मीटर का और एक दूसरा कंडक्टर है 4 मीटर का, ठीक है।
पहले वाले कंडक्टर से जिसका लेंथ 2 मीटर का है, सपोज करो उसका रेसिस्टेंस है 4 ओम का और दूसरे वाले का रेसिस्टेंस है 8 ओम का। तो आपको बताना है कि लेंथ दिया हुआ है और रेसिस्टेंस गिवन है, तो बताना क्या है, कुछ भी नहीं। L1 अपॉन L2 कितना होगा बताओ, L1 अपॉन L2 निकालोगे तो क्या होगा 2/4 मतलब 1/2। हाँ, एक रेसिस्टेंस गिवन रहेगा, दूसरा नहीं गिवन है, दूसरा मान लो वोट। तो हमको तो पता है ना कि L1 अपॉन L2 उतना ही होगा जितना R1 अपॉन R2 है। तो L1 कितना है 2, L2 कितना है 4, R1 कितना है 4, R2 कितना है x। इसको सॉल्व कर लोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4, 8। समझ में आ गया ना। तो ऐसे हम लोग इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो लिखिए दूसरा फैक्टर जो रेसिस्टेंस को इफेक्ट करता है। सेकेंड फैक्टर लिखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये अगर हमारा कंडक्टर है, लेंथ दोनों का सेम रखते हैं, लेंथ दोनों का सेम रखते हैं, इसका भी लेंथ L, इसका भी लेंथ L, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2, तो इसका रेसिस्टेंस A1 और इसका रेसिस्टेंस उसका R1 और इसका R2। ये क्या कहता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया लिखो, क्रॉस सेक्शन एरिया इनवर्सली रिलेटेड टू द रेसिस्टेंस, या फिर उल्टा हो गया है, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। लिख लिया आपने, समझ में आया। रेसिस्टेंस इनवर्सली रिलेटेड टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। इसका मतलब कि अगर ज़्यादा एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का तो रेसिस्टेंस क्या होगा, लेस रेसिस्टेंस होगा। अगर लेस एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाई होगा। ये बात हमको याद रखना है, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर इन सब चीज़ों को हमने सॉल्व कर लिया हुआ है तो चलिए फिर उसके बाद देखते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ जो हम रेशियो देखेंगे ना, तो रेसिस्टेंस अपॉन रेसिस्टेंस, देखो ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला था, दोनों का लेंथ है सेम। इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, इसका रेसिस्टेंस R1 और इसका R2। तो यहाँ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू उल्टा हो जाएगा, A2 अपॉन A1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि रेशियो यहाँ पर रिवर्स हो जा रहा है। आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, क्रॉस सेक्शन जो होता है वो सर्कुलर होता है। मान लो ये तुम्हारा पाइप है, तो पाइप को जहाँ पर काटोगे तो यहाँ क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। और हमको पता है कि सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। यानी क्रॉस सेक्शन का अगर रेडियस गिवन है तो हम चाहें तो काम चला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, पाई आर 1 स्क्वायर अपॉन पाई आर 2 स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर R2, यहाँ पर R1। अब पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आप सिंपली कह सकते हो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इफ रेडियस इज गिवन। समझ में आ गया बात। और अगर एरिया गिवन रहेगा तो सिंपली A2 अपॉन A1। समझ में आ रही है ना बात। चलिए तीसरी बात, रेसिस्टेंस जो है हमारा वो एक और बात पे डिपेंड करेगा, वो है नेचर ऑफ पार्टिकल ऑफ कंडक्टर, या फिर नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे मान लो कि चांदी है और लोहा है, तो ऑब्वियसली चांदी में अच्छा कंडक्ट होगा रिस्पेक्ट टू लोहा। लिखिए इसके नीचे कि द रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन द नेचर, द रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल, आयरन में रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू सिल्वर, इसीलिए करंट सिल्वर में ज़्यादा पास आउट होता है, आयरन में कम पास आउट होता है, क्योंकि रिलेशन कैसा है कंडक्टर में, करंट में और इलेक्ट्रिसिटी में और रेसिस्टेंस में इनवर्स का, उल्टा का। समझ में आ गया। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं होना चाहिए, है ना। चलो अगर हम बात करें रेसिस्टेंस का कंडक्टर में कंपेयर करके, तो एक छोटा सा डायग्राम आपको हेल्प करेगा। यहाँ पर लिखो नोट
सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस का डायग्राम है। सबसे ज़्यादा इंसुलेटर में रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होता है सेमीकंडक्टर में, उससे कम होता है कंडक्टर में, और उससे कम होता है सुपर कंडक्टर में। जितना रेसिस्टेंस कम उतना कंडक्टिविटी ज़्यादा, याद रखना इस बात को। चलिए, एक और फैक्टर है जिस पे हमारा रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, वो है क्या? टेम्परेचर। वो क्या है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर पे कैसा डिपेंड करता है? डायरेक्टली, मतलब टेम्परेचर के साथ में रेसिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। India's best learning app.